और इस वक्त एक बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में समंदर किनारे फायरिंग हुई है। यहाँ पर बॉन्डी बीच पर फायरिंग में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। वीडियो में 2 शूटर दिखाई दे रहे हैं जो कि ऑटोमेटिक गन से फायरिंग कर रहे हैं। दोनों हमलावर काले कपड़े में दिखाई दे रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त बॉन्डी बीच पर 2000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे और इस बीच पर जिन पर हमलावरों ने फायरिंग की, बताया ये भी जा रहा है कि 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई। ¿Qué está pasando? ¿Dónde? Alicia, escucha, Alicia, ¿qué está pasando? Algo está pasando, pero no sé qué. Pero ¿dónde va la duro? तो देखिए क्रिसमस से पहले किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को दहलाने की कोशिश यहां पर इन हमलावरों की तरफ से की गई है। समंदर तट पर 10 लोगों की मौत हुई है। ऑटोमेटिक गन से इस शख्स ने फायरिंग की है। 10 लोगों की मारे जाने की खबर मिल रही है। कई लोग जिन्हें काफी गंभीर चोट भी आई है। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर फायरिंग होती है, क्योंकि ये जो बीच है ये काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला, यहाँ पर लोग जानते हैं ये जो गनर्स हैं, जो अटैकर्स हैं, कि यहाँ पर काफी ज्यादा क्राउड हर वक्त होता है। काफी फेमस बीच ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का है और यहीं पर फायरिंग हुई है। 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई जिसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर मिल गई है। तो ये विजुअल आप देख करके समझ सकते हैं कि उस वक्त कितना हड़कंप मच गया होगा। लोग कितने दहशत में, कितने डर में आ गए होंगे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बीच की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक के बाद एक 50 राउंड फायरिंग हुई। वहां पर भगदड़ मची और बताया ये भी जा रहा है कि 10 लोगों को गोली लगी है। 10 लोगों के मारे जाने की खबर। कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमलावर कौन है, इनकी तलाश में सिडनी पुलिस जुट चुकी है। क्या मकसद था फायरिंग करने का? क्रिसमस से पहले किसने ऑस्ट्रेलिया में दहलाने की कोशिश की है, वहां पर डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की है, इसकी तलाश पुलिस की टीम वहां पर कर रही है। लेकिन बहुत ही हैरान कर देने वाला ये मामला, ये हमलावर आते हैं, ऑटोमेटिक गन का इस्तेमाल करते हैं और अंधाधुंध राउंड फायरिंग करते हैं। 50 से ज़्यादा राउंड फायरिंग हुई जिसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। और आप देख सकते हैं कैसे इस पूरे बीच में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ और ये सुबह का वक्त, दिन दहाड़े इन अटैकर्स ने यहाँ पर बीच में अटैक किया है। 50 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की और वहाँ से लोग भागते हुए डरे सहमे लोग नजर आए। हड़कंप मच गया इस पूरे बीच में और 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। आप देख सकते हैं कैसे लोग, और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्हीं में से किसी ने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, जो वीडियोस हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कितना पैनिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गया। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे समुद्र किनारे जो लोग आराम करने, एंजॉय करने के लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर अचानक से कुछ लोग आ जाएंगे, दहशत मचा देंगे और फायरिंग कर देंगे। ऑटोमेटिक गन बताई जा रही है जिससे 50 राउंड फायरिंग की है। 50 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की है। 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। ¿Qué está pasando? ¿Dónde? Alicia, escucha, Alicia, ¿qué está pasando? Oh, shit. तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आज इजरायल की तरह हमला हुआ है। जिस तरह 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में हमास ने हमला किया था, ठीक उसी तरह आज सिडनी में भी अटैक हुआ है। 7 अक्टूबर 2023 इजरायल में, 14 दिसंबर 2025 ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ। हमास का हमला, 1200 लोगों की उस वक्त मौत हुई थी। सिडनी में यहूदियों पर यह अटैक हुआ है जिसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। और ये जो हमलावर हैं ऑटोमेटिक गन के साथ आप आए थे और आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस तरीके से ये आते हैं दहशतगर्द और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला ऑस्ट्रेलिया की सिडनी से सामने आया है जहां पर समंदर किनारे हमलावरों ने
जो लोग वहां पर आराम फरमा रहे थे, जो लोग एंजॉय कर रहे थे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, वेकेशन मना रहे थे, वहां पर ये दहशतगर्द आते हैं और अचानक से फायरिंग शुरू कर देते हैं। 50 से ज़्यादा राउंड फायरिंग होती है, जिसमें 10 से ज़्यादा लोगों को गोली लग गई। 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन जैसे ही वहाँ पर फायरिंग होती है, आप देख सकते हैं कैसे भगदड़ वहाँ पर मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। क्रिसमस से पहले ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत बड़ा हमला हुआ। ¿Qué está pasando? ¿Dónde? Alicia, escucha, Alicia, ¿qué está pasando? Algo está pasando, pero no sé qué. Pero ¿dónde va la duro? Perro, ¿qué pasó? Sí, vámonos, vámonos ya. तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में फायरिंग की आवाज़ भी सुनाई दे रही है और ये वो जो 2 हमलावर हैं वो आपको दिख रहे होंगे इस वीडियो में किस तरीके से काले पोशाक में ये लोग आते हैं ऑटोमेटिक गन के साथ और बीच किनारे बैठे हुए लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दे हैं। 50 से ज़्यादा ये राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। क्रिसमस से पहले ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत बड़ा अटैक हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में समंदर किनारे ये फायरिंग हुई है। पुलिस की टीम अब जांच में जुट चुकी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को डराने की कोशिश की है, क्या मकसद इन लोगों का रहा है, इस पूरे मामले की जांच बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, इंटेंशनल यहाँ पर आकर के इन लोगों ने, इन अटैकर्स ने फायरिंग की है। 10 लोगों को गोली भी लग गई है, कई लोग इसमें जख्मी हो गए। किस प्रकार से डर का माहौल यहाँ पर इस पूरे समुद्र किनारे मच गया, आप देख सकते हैं। ये पूरा बीच जो है लोगों से खचाखच भरा हुआ था, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये एरिया। दहशतगर्द आते हैं और यहाँ पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। समंदर किनारे ये फायरिंग हुई है और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कई और एरियाज़ हैं जहाँ पर ये फायरिंग हुई है। ये जो अटैकर्स हैं ये आपको वीडियो में भी साफ तौर पर दिख सकते हैं और आपको याद होगा ऐसा ही हमला हमास में भी हुआ था और अब देखिए सिडनी में भी ऐसा ही हमला हुआ है, वो भी क्रिसमस से पहले। ये बहुत बड़ा अटैक हुआ। ¿Qué está pasando? ¿Dónde? Alicia, escucha, Alicia, ¿qué está pasando? Algo está pasando, pero no sé qué. बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर क्रिसमस से पहले बहुत बड़ा हमला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ है। 10 लोगों के मारे जाने की खबर। दहशतगर्द आते हैं और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। ऑटोमेटिक गन बताया जा रहा है इन हमलावरों के पास थी, जिसमें आप देख सकते हैं ये वीडियो भी सामने आया है। जिन लोगों को यहाँ पर गोली लगी है, हालांकि फौरन ही पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है और आप देख सकते हैं कैसे इन लोगों को, ये लोग इस अटैकर्स के गोली के शिकार हो गए। ये शूटर भी अब पकड़े गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बीच किनारे लोगों पर हमला किया था, वो शूटर्स अब सिडनी पुलिस द्वारा पकड़े जा चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को दहलाने की कोशिश की। बीच का लोकेशन चूज किया गया था क्योंकि जानते हैं कि बीच किनारे काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग हर वक्त हर समय पाए जाते हैं और वहीं पर ये अटैकर्स जाते हैं, ऑटोमेटिक गन का इस्तेमाल करते हैं और बैक टू बैक कई राउंड फायरिंग करते हैं और इसमें 10 लोगों की जान चली जाती है। वहाँ पर इस पूरे इलाके में डर का माहौल, दहशत मचाने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हालांकि पुलिस की टीम ने, सिडनी पुलिस ने इन हमलावरों को पकड़ लिया है और लोगों का गुस्सा किस कदर इन हमलावरों पर टूट पड़ा, आप देख सकते हैं कि जो लोग बीच पर मौजूद थे, जिन लोगों ने अपने अपनों को खो दिया, वो लोग यहाँ पर इन हमलावरों को भी मारते पीटते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी आक्रोशित यहाँ पर लोग, और आप देख सकते हैं पुलिस कस्टडी में ये दोनों शूटर्स जिन लोगों ने हमला किया था। Fucking bash him! Fucking bash him!
Fucking bash him! Fucking bash him! Fucking bash him! और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर किसने अटैक किया है, आप देखिए 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि सफलता ये रही कि दोनों ही शूटर्स को ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने पकड़ लिया है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदियों पर फायरिंग हुई है, टारगेट करके किलिंग यहां पर की गई है। बॉन्डी बीच पर 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे और साथ ही हुनक्का सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग यहाँ पर यहूदी जो थे वो जुटे हुए थे। हमलावरों ने 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग की और इन हमलावरों को पहले से ही पता था कि यहाँ पर यहूदी काफी संख्या में मिलेंगे, क्योंकि जो त्योहार आज इनका है और इसी तरीके से त्योहार का दिन हमास में भी चुना गया था हमले के लिए। ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी ऐसा ही हमला हुआ है। सिडनी में यहूदियों पर यह अटैक हुआ है और आप देख सकते हैं बैक टू बैक किस प्रकार से फायरिंग की, दहशत मचाई और ऑटोमेटिक गन के साथ ये हमलावर वहां पर पहुंचते हैं और जहां पर भारी संख्या में यहूदी अपना त्योहार मनाने के लिए बीच पर सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद थे, वहीं पर टारगेट किलिंग एक तरीके से की गई है और दोनों ही शूटर्स को सिडनी पुलिस ने सक्सेसफुल तरीके से पकड़ लिया। लोगों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा, लोग शूटर्स पर जो हमलावर थे उन पर टूट पड़े, उनके साथ मारपीट करते हुए भी नजर आए। हालांकि सिडनी पुलिस ने इन दोनों ही आरोपी को कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमास में जो हमला हुआ था वैसा ही हमला ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों पर अटैक हुआ है, 10 यहूदियों के मारे जाने की भी खबर है। टारगेट किलिंग यहाँ पर हुई है, सिलेक्टिव तरीके से यहूदियों को टारगेट करके यहाँ पर लोगों को मारा है। हुनक्का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे ये लोग, 50 से ज्यादा राउंड की फायरिंग की गई है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये बहुत बड़ा हमला त्योहार के अवसर पर, ठीक वैसा ही जैसे हमास में भी फेस्टिवल का दिन ही चुना गया था अटैक के लिए, ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जहां पर यहूदियों का त्योहार था, हुनक्का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे ये लोग समुद्र किनारे अपने परिवार के साथ, और उसी वक्त इन दहशतगर्दों ने इस लोकेशन को चुना, टारगेट किलिंग की, 10 यहूदियों के मारे जाने की इसमें खबर मिल रही है। मनीष हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, त्योहार से पहले और त्योहार के दिन यहूदियों के बहुत बड़ा हमला ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ये जो अब से कुछ देर पहले ये जानकारी मिली कि ये बॉन्डी बीच है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। दरअसल वहां पर ये जो यहूदीज हैं वो यहूदी जो हैं वो जश्न मना रहे थे और उसी बीच जश्न मनाते हुए उनके ऊपर लगातार फायरिंग हुई और फायरिंग करने के बाद उसमें करीबन 10 से ज्यादा लोगों की जान गई है। हालांकि इस समय जो ऑस्ट्रेलियन गार्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन पुलिस है और जो वहाँ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो जरूर वहाँ पे पहुंच गए हैं। ये बॉन्डी बीच का एरिया है जहाँ पर ये पूरा का पूरा जश्न मनाया जा रहा था। ये बीच से कनेक्टेड एरिया है जिसके साथ में रोड हेड से पास से जो अज्ञात हमलावर हैं वो अंदर आए और अंदर आने के बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जब ये फायरिंग हुई तो वो बहुत ही अनगाइडेड तरीके से फायरिंग की। जो लोग बैरिकेड के पास से जो बीच के स्टार्टिंग पॉइंट पे थे वहां पर उनको काफी कैजुअलिटीज हुई हैं और इसीलिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस है वो वहां पर पहुंचा है। दरअसल ये एक बार फिर से मनीष आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन एक के बाद एक जो विजुअल सामने आ रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम को बताते हुए, हुनक्का फेस्टिवल सेलिब्रेट ये लोग कर रहे थे और देखिए कैसे ये दहशतगर्द हैं यहाँ पर फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस की टीम और जो स्थानीय नागरिक हैं वो भी बीच बचाव करने के लिए पहुंचते हैं और कैसे इन हमलावरों को रोकते हैं और साथ ही उन्हें कस्टडी में भी ले लिया जाता है। कैसे इस हमलावर से गन छीनते हुए, बहादुरी दिखाते हुए इस हमलावर को पकड़ा गया। मनीष देखिए, ये क्योंकि जितने भी इजरायलीज और जो यहूदीज हैं पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पर हैं उनको लेकर लगातार अलर्ट इशू किया जा रहा था और इसी अलर्ट के तौर पर यहाँ पे जब ये फेस्टिवल मनाया जा रहा था, ये बॉन्डी बीच है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है और यहीं पर वो आए और उसने फायरिंग शुरू किया। जो हाथों में आप देखेंगे कि जो विजुअल्स के हिसाब से भी जो आपको दिखाई दे रहा है वो फायरिंग लगातार करने लगे और फायरिंग करने के साथ साथ जो आसपास जब फायरिंग को स्प्रेड किया गया तो उसमें करीबन 10 से ज्यादा कैजुअलिटीज अभी अंदेशा जताया जा रहा है। और जो वीडियोज आए हैं जिसमें ये दिख रहा है गनमैन जिसके हाथ में हथियार है और जो फायर कर रहा है, दरअसल उस बीच लोगों ने जो स्थानीय लोग थे उन्होंने रोकने की कोशिश की।
जितने भी इजरायलीज और यहूदीज हैं उनको लेकर लगातार अलर्ट इशू किया गया था। अलग अलग जगहों पर ही कहा गया कि वो अलर्ट रहें, संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में भी इस बात को बहुत मायन्यूटली देखा जा रहा था। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब ये हुआ उस दौरान ये ज्यूइश जितने भी थे वहां पर वो गैदर हुए थे इस फेस्टिवल के लिए और इसीलिए ये जो ज्यूइश फेस्टिवल के तौर पे इसे देखा जा रहा था। यहाँ तक कि जो लोकल लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के इस जगह पर वो भी मौजूद थे और ये जब ये फेस्टिवल मनाया जा रहा था उसी दौरान ही फायर हुआ। ठीक उसी तरीके से जैसे आपको ध्यान होगा जब इसराइल के अंदर ये हुआ था, ठीक वैसे ही उसी की तर्ज पे हुआ। जो गाड़ियां खड़ी थी, जो पार्किंग लॉट के पास में गाड़ियां थी, उनके ऊपर टारगेट किया गया, उनको फायर किया गया। उसके अलावा जो बाकी आसपास का एरिया है यानी स्प्रेड करते हुए फायर करते हुए किया। और जो पीछे से जो आप देखेंगे कि एक डबल बैरल गन के तौर पर लेकर व्यक्ति फायर कर रहा था, उसको बहुत बहादुरी के साथ वहां के स्थानीय लोग ने उसे पकड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी और भी लोग वहां पर मौजूद थे और वो ब्लैक टी शर्ट और व्हाइट पैंट के अंदर जो व्यक्ति था वो लगातार फायर कर रहा था और फायर करते हुए जो लोगों को निशाना बना रहा था। तो ये एक अभी तक का एक बड़ी कार्रवाई है और बड़ा इसको लेकर मैटर ऑफ कंसर्न बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि हमने जो इजरायली दूतावास है भारत में उनसे भी बात करने की कोशिश की, क्योंकि ज्यूइश नेशनल्स को लेकर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर ये लगातार ये अलर्ट इशू किया गया है। और जो हमें पता लग रहा है उसमें मास कैजुअलिटीज करीबन 10 से 15 से ज्यादा लोगों की जो ये कैजुअलिटीज हैं वो इसमें स्पॉट की गई हैं। और ये 2 गनमैन थे जिन्होंने ये फायर किया और फायर करने के बाद चारों तरफ से कैजुअलिटीज जो हैं वो हुई हैं। तो ये इसको देखते हुए जो ऑस्ट्रेलिया के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, साथ में सिडनी एडमिनिस्ट्रेशन, सिडनी पुलिस हैं, वो बॉन्डी बीच है एक बहुत ही क्योंकि आज का वीकेंड का टाइम है तो इस बीच पे बहुत ज्यादा लोग थे। करीबन 1000 से ज्यादा की संख्या में लोग यहाँ पर जो संडे है वो अपना मनाने आते हैं और इसी दौरान यहाँ पे एक इवेंट था और उसमें ये फायरिंग हुई। तो ये एक इसे गंभीरता लेते हुए अभी अलर्ट इशू किया गया है। उसके अलावा अब पूरा जो डेटा एनालिसिस है वो किया जा रहा है कि यहाँ पर और जो फायरिंग हुई उसके अलावा जो बाकी जो घटना घटी है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। लेकिन ये अभी तक कैजुअलिटीज का नंबर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एक तरफ जहां बीच का एरिया है, दूसरी तरफ पार्किंग एरिया है, वहीं से आते हुए जो 2 हमलावर थे उन्होंने फायरिंग करनी शुरू की और फायरिंग करते हुए ये पूरे बीच में चारों तरफ से जब वो फायरिंग हुई तो कैजुअलिटीज का नंबर भी इंक्रीज हुआ है। 2 लोग लगातार फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 से ज्यादा उसमें थे या नहीं इसकी संभावनाएं अभी कम जताई जा रही है, लेकिन बहुत लगातार फायर हुआ जिसकी वजह से कैजुअलिटीज इंक्रीज हुआ। हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया की पुलिस है, सिडनी पुलिस है, वो मौके पर पहुंची, यहाँ तक कि फर्स्ट एड देने की कोशिश की गई। जो एक हमलावर था उसको मार गिराया गया है और उसके अलावा एक को डिटेन किया गया है और करीबन 3 से 4 डेड बॉडीज और जो 10 से 15 लोग इंजर्ड हुए थे उनको वहां से ले जाया गया है। तो ये बड़ी खबर है और इसको देखते हुए अब बहुत मैटर ऑफ कंसर्न इस समय इजराइल से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और जितने हर भी तरफ मच चुका है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अहम जानकारी हम तक पहुंचाई। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस से पहले बड़ा अटैक हुआ तो वहीं रूस ने यूक्रेन पर एक प्रचंड प्रहार किया है। रूसी राष्ट्रपति बहुत ज्यादा इस वक्त गुस्से में है। यूक्रेन हो या फिर नाटो का कोई भी देश जो भी रास्ते में आएगा पुतिन उसे जलाकर भस्म कर देंगे। उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। पुतिन नॉन स्टॉप बारूद बरसा रहे हैं। 450 ड्रोन और 30 मिसाइलों से यूक्रेन पर जबरदस्त प्रहार किया गया। यूक्रेन में भयंकर तबाही मची हुई है। उधर जेलेंस्की पर यूक्रेन में चुनाव कराने का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन जेलेंस्की ने ट्रंप के सामने डोनबास प्लान सामने रख दिया है। यूक्रेन पर पुतिन की अग्नि वर्षा। यूक्रेन के 7 शहरों पर भीषण हमला। तीस मिसाइल, 450 ड्रोन, यूक्रेन में भीषण तबाही। ब्लैक सी में नाटो पर पुतिन का प्रहार। जेलेंस्की का रूस पर पलटवार। रूसी तेल के 2 कुएं जलकर राख।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पारा हाई है। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। यह रूस का ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर है जो यूक्रेन पर लगातार आग बरसा रहा है। यूक्रेन के 7 शहरों में रूसी सेना ने भयंकर तबाही मचाई है। पोर्ट सिटी ओडिशा हो या सुमी, खार्किव हो या खेरसोन, चेरनिहाई हो या किरोवोग्राद, हर जगह रूसी सेना कहर बनकर टूट रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में इमारतें जल रही हैं, आग लगी हुई है, बिजली गुल है, अंधेरा छाया हुआ है। रूसी हमले में 3 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है और 35 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। 2 दिन पहले ज़ेलेंस्की इस आग को देखकर मन ही मन बहुत खुश थे कि पुतिन से बदला ले लिया है। रूस के सबसे आधुनिक शहरों में से एक सेंट पीटर्सबर्ग को जला दिया है। रूसी शहर में ऐसे ड्रोन अटैक किया है जिसकी आग बुझाने में रूस को 24 घंटे लगे। अब पुतिन ने ज़ेलेंस्की को सूद समेत वापस कर दिया। यूक्रेन पर रूस ने 450 ड्रोन से एक साथ तबाही मचाई है। 30 मिसाइलों से बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर कर दी। इन मिसाइलों में 8 कैलिबर मिसाइल, 6 इस्कंदर M मिसाइल, 4 इस्कंदर K मिसाइल और 4 किंजल मिसाइलें शामिल हैं। ज़ेलेंस्की के नाटो पार्टनर्स को चिढ़ाने के लिए रूस ने पहली बार एक लोकेशन भी शेयर कर दी है जहां से बीती रात यूक्रेन पर मिसाइलें बरसाकर तबाही मचाई गई। आठ कैलिबर क्रूज मिसाइलें क्रॉसथ्रो-डार से लॉन्च की गई। 6 इस्कंदर M और 4 इस्कंदर क्रूज मिसाइलें क्रूज के सिटी से लॉन्च की गई। 4 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को रूस ने 4 अलग अलग MiG-31K फाइटर जेट से लॉन्च किया। पुतिन ने डोनबास के अलग अलग हिस्सों में जहां भी ज़ेलेंस्की की सेना मौजूद है वहां रॉकेट और तोपखाने से भीषण हमले किए। सबसे बड़ी तबाही यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा में मचाई। वहां कई बड़ी इमारतों में आग लग गई। आग के शोले देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ नहीं बचा होगा। अब पुतिन ने काला सागर और ओडिशा में वो कर दिया है जिसकी कल्पना 32 नाटो देशों ने भी नहीं की होगी। पुतिन ने ब्लैक सी में तुर्की के शिप को उड़ा दिया है। पुतिन ने तुर्कमेनिस्तान में जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से हाथ मिलाया उसके कुछ देर बाद ही रूस ने हमला कर दिया। तुर्की के शिप पर भीषण आग लग गई जिसकी लपटें पूरी दुनिया ने देखी। तुर्की का शिप यूक्रेन के लिए बिजली का जनरेटर लेकर जा रहा था, इसलिए पुतिन ने हमले का आदेश दिया। मगर बात इतनी सीधी सी नहीं है। ब्लैक सी में तुर्की नाटो देशों के साथ मिलकर कई बार डर्टी गेम खेल चुका है। तुर्की के समंदर में रूसी फ्लीट पर हमले हो रहे थे। पुतिन ने एर्दोगान को पहले ही वार्न किया था। एर्दोगान ने खलीफागिरी में कोई ध्यान नहीं दिया। पुतिन ने हाथ मिलाने के बाद तुर्की के एक नहीं 3 जहाज उड़ाकर बता दिया इस खेल में वो सबसे धुरंधर खिलाड़ी हैं। ब्लैक सी में नाटो के बड़े बड़े वॉरशिप मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद पुतिन ने एक नाटो देश तुर्की के शिप को उड़ाकर बता दिया अगर कोई रूस के खिलाफ मोर्चे में शामिल होगा तो अंजाम बहुत भयंकर होगा। पुतिन ने एर्दोगान को औकात बताने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। रूस ने क्रूज मिसाइल भी नहीं दागी जो सुपरसोनिक स्पीड से जाकर शिप को तबाह कर देती। पुतिन ने मिसाइल में बारूद भरवाया फिर उसे ड्रोन पर फिट करवा दिया। यह मिसाइल बहुत नीचे लेवल पर उड़ रही थी, उससे कोई ज्वाला भी नहीं निकल रही थी जिससे तुर्की और नाटो के रडार पकड़ पाते। पुतिन ने नाटो की हर काट तैयार कर ली है। पहले किंजल और इस्कंदर मिसाइलों में इस तरह बदलाव किए कि अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी उन्हें पकड़ने में फेल हो गया। अब ड्रोन से मिसाइल लॉन्च कर तुर्की के जहाजों को बर्बाद कर दिया। पुतिन ओडेसा पोर्ट सिटी को तबाह कर यूक्रेन का समंदर से कनेक्शन काटना चाहते हैं। ओडेसा पोर्ट ही समंदर के रास्ते यूक्रेन तक विदेशी मदद पहुंचाने का एकमात्र रास्ता बचा है। अगर ओडेसा हाथ से गया तो यूक्रेन लैंडलॉक देश हो जाएगा। ब्लैक सी में रूसी फ्लीट पर ओडेसा से ही ज़ेलेंस्की ने कई बड़े हमले कराए हैं। ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर तस्वीरें खिंचाकर दावा किया था। उन्होंने कुपियांस्क में रूसी फौजों को खदेड़ दिया है।
जेलेंस्की की तस्वीरें देखकर यूरोप की वॉर मशीनरी खुश हो गई। पुतिन ने यह खुशी कुछ घंटों में छीन ली जब उन्होंने गेटवे ऑफ यूक्रेन कहे जाने वाले पोक्रोवस्क में पूर्ण विजय का ऐलान कर दिया। पोक्रोवस्क में पुतिन की सेना रूसी झंडे फहरा रही है। लड़ाई में शहर पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। शहर में सन्नाटा पसरा है। रूसी सैनिकों के सिवा वहां कोई नहीं दिखता। पूर्वी यूक्रेन का यह सबसे बड़ा शहर है, बिजनेस सिटी है, कोयले और ट्रांसपोर्ट के कारोबार के लिए मशहूर है। इसका हाल देखकर इसे यूक्रेन का गाजा कहा जा सकता है। रूस का दावा है कि 1 दिसंबर को ही यहां से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया गया था। जेलेंस्की के जो सैनिक रूसी सर्कल में फंसे हुए हैं, उन्होंने या तो सरेंडर कर दिया है या फिर मारे गए हैं। जान बचाकर निकलने का मौका किसी को नहीं मिला। जेलेंस्की भी अपनी बची खुची ताकत से रूस पर पलटवार कर रहे हैं। ये कजाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद रूसी ऑयल रिफाइनरी ओरसेक है, जहां आग की लपटें उठ रही हैं। जेलेंस्की ने रूसी रिफाइनरी पर लंबी रेंज के ड्रोन से अटैक कराए हैं। यूक्रेन ने मॉस्को में रूस की एक और रिफाइनरी स्लावनेफ्ट पर अटैक किया है। यह रिफाइनरी मॉस्को से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है। स्लावनेफ्ट ऑयल रिफाइनरी सालाना 15 मिलियन टन क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है। यहाँ से दुनिया भर की मार्केट में तेल भेजा जाता है। रूसी मिलिट्री को भी यहाँ से तेल सप्लाई होता है। यूक्रेन के हमले के बाद रिफाइनरी के कंपाउंड में कई धमाके लोगों ने सुने। फिलहाल यहाँ कामकाज ठप है। जेलेंस्की ने ब्लैक सी में हमले का बदला लेने के लिए कैस्पियन सागर में रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं। कैस्पियन सागर में रूस के कई तेल के कुएं हैं। इनमें 2 तेल के कुओं फिलानोव्स्की और कोरचागिन को ड्रोन अटैक से तबाह करने का दावा यूक्रेन ने किया है। उसकी तस्वीरें भी जारी की है, जहां हमले के बाद दोनों तेल कुओं में लगी मशीनरी काली पड़ गई है। इससे पहले रूस के एक और औद्योगिक नगर सेंट पीटरबर्ग में भी जेलेंस्की ड्रोन से धमाके कर चुकी है। वहां एक पूरा बाजार जल चुका है। 300 स्क्वायर मीटर में बने मॉल का नामो निशान मिट चुका है। भारत के दुश्मन नंबर 1 एर्दोगान यूक्रेन वॉर में पुतिन को धोखा दे रहे थे। चोरी छिपे वॉर मशीनरी यूक्रेन भेज रहे थे। अब नाटो का ये नाटक नहीं चलेगा। अगर वो करेगा तो उसे ब्लैक सी में महाप्रहार झेलना पड़ेगा। इस हमले में पुतिन ने पूरी यूरोप को मैसेज भेज दिया है, जेलेंस्की से दोस्ती का नाटक बंद करो और युद्ध के लिए सच्ची डील करो। डील में बार बार बदलाव बहुत भारी पड़ेगा। पुतिन डोनबास मांग रहे हैं। जेलेंस्की डोनबास को लेकर नया प्लान ट्रंप को दे रहे हैं। जेलेंस्की चाहते हैं कि डोनबास को डिमिलिटराइज जोन घोषित किया जाए। रूस की सेना भी वहां नहीं रहे, यूक्रेन की सेना भी नहीं रहेगी। डोनबास को इकोनॉमी जोन बनाया जाए। जेलेंस्की कह रहे हैं कि डोनबास से जितनी दूर यूक्रेनी सेना जाएगी, उतनी ही दूर रूसी सेना को जाना होगा। Tell us how this free economic zone would work in the Donbass and land that the Russians took by force. Well, I don't want to do that now. It's a very complex situation, but it would work, and a lot of people want to see it work. And we're gonna. All I want to do is I want to stop the death of 25,000 people a month. पुतिन को यह प्लान मंजूर नहीं है। पुतिन के लड़ाके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नए इलाके कब्जाते जा रहे हैं। ट्रंप के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पुतिन की शर्तों पर पीस प्लान नहीं बना तो बात बहुत बिगड़ सकती है। पुतिन डोनबास का 90% से ज्यादा हिस्सा जीत चुके हैं। पुतिन चाहते हैं जेलेंस्की डोनबास रूस को सौंप दे, अपनी सेना को 6 लाख तक सीमित करें, नाटो में जाने का सपना छोड़ दें, यूक्रेन में चुनाव कराएं। हमने हर एरिया में मोमेंटम हासिल किया है। डोनेस्क और लुहांस्क की आजादी के साथ जैपोरिजिया और खेरसोन रीजन में काम प्लान के मुताबिक चल रहा है। अभी सब कुछ रूसी फौजों के कंट्रोल में है। ट्रंप भी जेलेंस्की पर यूक्रेन में चुनाव कराने का दबाव डाल रहे हैं। इसके लिए ट्रंप के शांति दूत स्टीव विटकॉफ
और उनके दामाद कुशनर जल्द ही बर्लिन में जेलेंस्की की टीम से मुलाकात करेंगे। इसमें यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, लेकिन जेलेंस्की यूक्रेन में चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। Вся история с выборами, она предельно ясна. Зеленский не будет проводить выборы, он их сорвет, потому что они для него грозят в лучшем случае тюрьмой, в худшем случае он будет ликвидирован одними из своих западных партнеров, будь то британские спецслужбы, либо там европейские. Вот. Поэтому любые процессы или мирные инициативы со стороны президента США Трампа, они, конечно же, будут саботироваться. Все это Зеленский делает по согласованию с Лондоном и с Берлином, потому что Европе также не нужен мир, как и Зеленскому. Они зарабатывают на войне, им нужно как-то... रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग के बीच जेलेंस्की पर यूक्रेन में चुनाव कराने का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन जेलेंस्की ने इसके लिए शर्त रख दी है। जेलेंस्की की पहली शर्त यह है कि पहले सुरक्षा की गारंटी दी जाए और दूसरी शर्त यह है कि सुरक्षा की गारंटी मिलने के बाद वो 60 से 90 दिन के अंदर चुनाव करा लेंगे। लेकिन जेलेंस्की की इस शर्त को दुनिया उनकी एक शातिर चाल बता रही है। Zelensky and his regime started talking about a ceasefire for 3 days, 30 days for the elections. So he's continuing to prolong this conflict to stay in power. And you're correct. He's basically trying to buy time for himself, for his regime, because everybody understands elections and basically ending of the war and then elections. For Zelensky, it's a route to nowhere. He's politically done. He will be basically, he cannot trust his partners abroad because they will not basically compel to the deal to protect him. He understands that also because knowing what he knows and how this war started, and he starts talking. रूस यूक्रेन जंग करीब 4 साल से चल रही है। पूर्वी यूक्रेन के 80% से ज्यादा हिस्से पर रूसी सेना ने कब्जा भी कर लिया है, लेकिन इन सब के बीच जो खुलासा हुआ वो बहुत चौंका देने वाला है। इस महाजंग में रूस के साथ उत्तर कोरिया दल बल के साथ खड़ा है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग ने पहली बार ये कबूल किया कि उसने रूस की मदद के लिए अपने हजारों सैनिक भेजे थे। किम जोंग ने किस तरह से खतरनाक कामों में अपने सैनिकों को झोंका था। किम जोंग के इस पहल से रूसी सैनिकों के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाना कैसे आसान हो गया, इस रिपोर्ट से समझिए। मिसाइलें और रॉकेट्स दनादन आग उगल रहे हैं। ड्रोन और एरियल गाइडेड बमों से भारी तबाही मच रही है। पावर स्टेशनों समेत मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच 1389 दिनों से भीषण जंग जारी है। इस विनाशकारी युद्ध में दोनों ही ओर भारी तबाही मची है। रूसी सेना यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों समेत एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रही है, तो यूक्रेन की आर्मी रूस के तेल रिफाइनरी को निशाना बनाकर अटैक कर रही है। करीब 4 साल से चल रहे इस युद्ध में रूस शुरू से ही यूक्रेन पर भारी रहा है और इसमें पुतिन की युद्ध नीति के साथ ही रूसी सेना का अहम रोल रहा है।
और बची खुची कसर को उत्तर कोरिया के जाबाज सैनिकों ने पूरा कर दिया। विध्वंसक युद्ध के बीच कई बार आरोप लगते रहे हैं, यूक्रेन के खिलाफ जंग में उत्तर कोरिया रूस की मदद कर रहा है। यूक्रेन में मॉस्को की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करने के लिए तोपखाने और बैलिस्टिक मिसाइलों सहित बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण भी आपूर्ति किए गए। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन ने अपने हजारों सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ मैदान में उतार रखा है। इन आरोपों के बीच उत्तर कोरिया ने सार्वजनिक रूप से माना है कि उसने यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने के लिए अपने सैनिकों को बेहद खतरनाक कामों में झोंका था। रूस से उत्तर कोरिया के ये सैनिक वापस लौटे तो उनके स्वागत के लिए राजधानी प्योंगयांग में एक बड़ा समारोह रखा गया। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़कर लौटे जाबाजों का हौसला बढ़ाने के लिए किम जोंग उन खुद समारोह में पहुंचे और पास्ट मार्च की सलामी ली। सैनिकों के स्वागत के लिए बड़ी तादाद में आम नागरिक भी पहुंचे थे और नेशनल फ्लैग लहराकर अपने सैनिकों का वेलकम किया। इस मौके पर किम जोंग ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर माना कि रूस में युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया के सैनिक मौजूद थे। किम जोंग ने पहली बार कबूल किया है कि उसने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में बारूदी सुरंगें हटाने के लिए सैनिक भेजे थे। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक ने बताया कि इस मिशन में 9 सैनिकों की मौत हो गई। एक इंजीनियरिंग रेजिमेंट को अगस्त में 120 दिनों के लिए कुर्स्क भेजा गया था। रूस में जंग से लौटे अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए किम जोंग ने सभी सैनिकों से मुलाकात भी की। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर ने गले लगाकर उनके साहस और बहादुरी की सराहना की। किम जोंग ने व्हील चेयर पर मौजूद उन सैनिकों को भी गले लगाया जो युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही रूस यूक्रेन जंग में मारे गए उत्तर कोरियाई जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सफेद फूलों का गुच्छा रखकर उन्हें याद किया गया। प्रियंका गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। ये लोग वोट चोरी से जीतते हैं। प्रियंका गांधी ने यह अटैक किया। बीजेपी चुनाव आयोग से मिली भगत। लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं रहा तो पूरी कांग्रेस पार्टी एक तरफ वोट चोरी का आरोप बीजेपी पर लगा रही है और अब प्रियंका गांधी की तरफ से भी यही बयान सामने आया। लोगों को बचाने के लिए एक दिन इन्हें देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की, किस तरह से इन्होंने साजिश रची। हर मोर्चे पर ये सरकार विफल है, हर मोर्चे पर। आज डॉलर 90 रुपए का हो गया है। जब 60 रुपए का हुआ था तो कौन रो रहा था सड़कों पे? कौन रो रहा था सड़कों पे? नरेंद्र मोदी जी बार बार कहे जा रहे थे, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं डॉलर पे? निर्यात लगातार घट रहा है, आयात महंगा हो रहा है, विदेश नीति फेल हो गई है इनकी। हाथ पकड़ के चलते हैं ट्रंप जी के साथ, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों के साथ, लेकिन जब समय आता है तो देश के साथ कोई खड़ा नहीं होता। ये है इनकी विदेश नीति और इनकी नीति कि देश की सारी संपत्ति अपने 2 चेलों को, अडानी जी और अंबानी जी को पकड़ा देते हैं। यहाँ देश का नौजवान महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, पेपर देता है लीक हो जाता है,